ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। बंगाल में जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी। टीएमसी नेता मदन मित्रा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की छापेमारी। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के घर तड़के 3 बजे पुलिस ने मारा छापा। टीएमसी ने लगाया आरोप, कहा ताला तोड़कर घुसे पुलिसकर्मी। अमृतसर में कॉकरोच जनता पार्टी आज करेगी विरोध प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री को लेकर केंद्र सरकार पर बोलेगी हमला। शाम 4 बजे अमृतसर के गोल्डन गेट पर जुटेगी भीड़। आरएलएम को आज मिलेगा अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित होगा पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन। पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी में राष्ट्रीय परिषद की अहम बैठक में तय होगा नया नाम। पटना के बिस्कुमान भवन की 13वीं मंजिल पर लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। 45 मिनट के अंदर पाया गया आग पर काबू। ऊर्जा मंत्री के आरोपों के बाद सीएम योगी बिजली विभाग के साथ करेंगे बड़ी बैठक। दरों पर भी हो सकता है फैसला। मंत्री ए.के. शर्मा ने यूपीपीसीएल पर बिना जानकारी के बिजली दर बढ़ाने का लगाया था आरोप। मोदी सरकार को घेरेगी कांग्रेस। पेपर लीक और बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय व्यापी अभियान की शुरुआत। पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने दी जानकारी। नीट पेपर को लेकर कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन जारी। ओडिशा में मोदी सरकार के खिलाफ हुए विपक्षी नेता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की उठाई मांग। डीआरडीओ का महाधमाका। 24 घंटे में 3 सफल मिसाइल टेस्ट। अभेद हुआ भारत का सुरक्षा कवच। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे दिन कनाडा ने टाली हार। बोस्निया हर्जेगोविना के साथ मुकाबला 1-1 से ड्रॉ। वहीं मेजबान अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से दी मात। अमेरिका से समझौते पर आखिरकार ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने तोड़ी चुप्पी। कहा दोनों देश समझौते के बेहद करीब। डील के बाद भी हॉर्मुज पर सर्विस फीस लेने की कही बात। ईरान अमेरिका में शांति समझौते का मसौदा तैयार। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का दावा, डील रोकने की हो रही साजिश। समझौते की शर्तों को लेकर खींचतान जारी। ओमान सागर में 3 भारतीयों के मारे जाने को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर का बयान। अमेरिकी विदेश मंत्री को फोन कर जताया विरोध। कहा कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना ठीक नहीं। पाकिस्तान का बजट पेश। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए 18 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा का बजट। रक्षा खर्च को खास प्राथमिकता। सरकार बोली कर्ज सबसे बड़ी चुनौती। पीओके में अब तक 46 प्रदर्शनकारियों की गई जान। 1100 हुए गिरफ्तार। शरणार्थी सीटें खत्म करने के लिए कई दिनों से कर रहे आंदोलन। विदेशी मुद्रा भंडार को लगा बड़ा झटका। $711 मिलियन घटकर 681.610 अरब डॉलर पर पहुंचा। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों में खुलासा। महंगाई ने तोड़ा 16 महीने का रिकॉर्ड। 3.93% पर पहुंची खुदरा महंगाई दर, जबकि खाद्य महंगाई दर 4.78% पर पहुंची। सोने चांदी के आभूषणों और टमाटर अदरक ने बिगाड़ा रसोई का बजट। ईडी ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह के 2 पूर्व अधिकारियों को किया गिरफ्तार। केंद्रीय एजेंसी ने सतीश सेठ और गौतम दोषी का लिया ट्रांजिट रिमांड। बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई। खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग को लेकर FSSAI का बड़ा कदम। पैकेजिंग में धातु पिन, तार का इस्तेमाल बंद करने का दिया निर्देश। खाद्य सुरक्षा का गंभीर खतरा पैदा होने का दिया हवाला। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने रचा इतिहास। बनी दुनिया के पहले ट्रिलियनियर। दुनिया के अधिकांश देशों की GDP से ज्यादा नेटवर्थ किया हासिल। अयोध्या के भव्य राम मंदिर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने देश के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। आरोप है कि भगवान राम के दरबार से
उनकी दान पेटी से 5 करोड़ से अधिक की रकम गायब हो गई है। विपक्ष ने इसे राम के चढ़ावे में डकैती करार देते हुए केंद्र और यूपी की बीजेपी सरकार पर चौतरफा हमला बोला है। इस मामले में सबसे बड़ा और तीखा हमला किया है शिवसेना यूबीटी के नेता संजय रावत ने। संजय रावत ने सीधे तौर पर बीजेपी और आरएसएस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जिस राम मंदिर का इतना बड़ा इवेंट किया गया वहां राम ही सुरक्षित नहीं है। उनका दावा है कि दान पेटी से 5 करोड़ की डकैती सीसीटीवी में कैद थी, लेकिन अब वो सीसीटीवी फुटेज ही गायब कर दी गई है। राम के चढ़ावे के 5 करोड़ रुपए अगर चोरी होते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार आपकी सरकार है, यूपी की भी और केंद्र की भी। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज भी चोरी हो गया। आप ईवीएम चोरी करते हो, आप वोट चोरी करते हो, आप सीट चोरी करते हो, आप राम की चढ़ावे में भी चोरी करते हो, सब जगह पर आपकी चोरी है। संजय रावत ने ऐलान किया कि वो जल्द ही अयोध्या जाकर भगवान राम से माफी मांगेंगे। हमें लगता है राम हमको बुला रहा है वापस, आइए अयोध्या में। मेरे घर में चोरी है, मैं सुरक्षित हूँ। मैंने कल शिवसेना पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी से बात की और कहा कि हमको अयोध्या में जाना होगा, तो हमारा एक प्रोग्राम अयोध्या का बन रहा है। हम अयोध्या में पहले जाएंगे, हम पहले राम से मिलेंगे, राम से गले मिलेंगे, हमारा माथा टेकेंगे, राम से माफी मांगेंगे, राम से माफी मांगेंगे हम प्रभु श्री राम से। संजय रावत के अलावा सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस मामले में बीजेपी को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि सीसीटीवी के आधार पर 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी की तैयारी थी, लेकिन अचानक लखनऊ से पड़े दबाव के बाद सब पीछे हट गए। अखिलेश ने पूछा कि अब डबल इंजन सरकार के ड्रोन और दूरबीन कहां है। जो कैमरे के आधार पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी होगी, 4 लोग संदिग्ध पाए गए, तो आखिरकार डबल इंजन के वो दूरबीन और ड्रोन कहां हैं। दूरबीन और ड्रोन काम कर रहे होते डबल इंजन के, तो ये हमें भी कुछ कहने का मौका नहीं मिलता। और आखिरकार ये गिरफ्तारी की बात आई और फिर पलट कौन गया, और जो जिम्मेदार लोग हैं वो आखिरकार क्यों स्टेटमेंट अपना बदल रहे हैं। इस मामले में सबसे पहले आप नेता संजय सिंह ने सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज जानबूझकर डिलीट की गई है। उन्होंने राम भक्त महिपाल नाम के एक शख्स का हवाला दिया, जिसने सबसे पहले दान पत्र में चोरी की जानकारी दी थी। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी हमेशा चंदा चोरों के साथ देती आई है। ये चंदा चोर लोग हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, तो इनसे सावधान रहिए। ये करोड़ों की चंदा चोरी का जो मामला हुआ है, नया जो मामला सामने आया है, इसको लेकर आवाज उठाइए। हम अपने भगवान श्री राम के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर चंदा चोरी नहीं होने देंगे, उनके चढ़ावे में चोरी नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। तो मैं, जो पदाधिकारी महोदय ने स्टेटमेंट जारी किया है, चंपत राय जी, उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप प्रभु श्री राम के प्रतिमा पर हाथ रख के सौगंध खा के ये कह दीजिए कि चंदा चोरी नहीं हुई है, आपकी बात लोग मान लेंगे। आप प्रभु श्री राम की मूर्ति पर हाथ रख के कसम खाइए चंपत राय जी की चोरी नहीं हुई है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं, आप इस चीज को करके दिखाइए, वरना बताइए किन किन लोगों ने चंदा चोरी की है और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। विपक्षी नेताओं के अलावा इस मामले में संतों की नाराजगी भी सामने आ रही है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद ने इस विवाद पर तीखा हमला किया है। उन्होंने राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर निशाना साधते हुए कहा कि चंप का अर्थ ही है भाग जाना, और इसी से चंपा शब्द बना है। मतलब जानते हो, चंप धातु है जिससे चंपत शब्द बना है। संस्कृत भाषा में चंप का मतलब ही होता है कि लेके भाग जाना। चंपत हो गए मतलब लेके भाग गए, तो लेके भाग जाने के अर्थ में चंपत धातु है। जब वहां पहले ही चंपत राय को बैठा दिया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। जांच वाले भी सब बेईमान हैं, तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये जो हल्ला मचा रहे हैं, ये लोग दूध के धोए हैं? जांच कौन करेगा? भगवान ही जांच करेंगे। जो बेचारे रिक्शे पर नहीं, साइकिल पर चलते थे, वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चल रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन गए। अब किसका किसका नाम मैं गिनाऊं?
मुझसे कोई भी मतलब नहीं, जो जैसा करेगा उसका फल उसे मिलेगा, निश्चित मिलेगा, भगवान दंड देंगे। इन तमाम गंभीर आरोपों के बाद चंपत राय ने भी मोर्चा संभाला। उन्होंने इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद बताया। ट्रस्ट का कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ट्रस्ट के प्रतिनिधियों द्वारा नियमित रूप से आंतरिक ऑडिट किया जाता है और जांच जारी है। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। ऐसे में एक तरफ विपक्ष 5 करोड़ की डकैती, डिलीटेड सीसीटीवी और लखनऊ के दबाव का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रस्ट इसे महज एक राजनीतिक स्टंट बता रहा है। सच क्या है ये तो निष्पक्ष जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन राम के नाम पर सियासत का ये नया अध्याय अब लंबा खींचता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी ही साजिश में बुरी तरह से फंस गई है। पार्टी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि टीएमसी को तोड़ने की कोशिश में बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को मजबूत कर दिया है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पार्टी में मची भगदड़ को रोकने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें उन्हें कांग्रेस का भी साथ मिल रहा है। और अब बंगाल में मचे घमासान पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर पिछली बार ही इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार घोषित किया होता तो आज हमारी सरकार होती। यानी संजय राउत का कहना है कि अगर राहुल पीएम बनते तो शायद आज ये हालात पैदा ना होते। इसके अलावा हाल ही में उन्होंने टीएमसी के मर्जर पर भी बयान दिया था। और अब कांग्रेस नेता ने ममता बनर्जी को बड़ा संदेश दिया है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने टीएमसी ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रीय पार्टियों को विलय का सुझाव दिया है और कहा है, संजय राउत का मैं सपोर्ट करता हूं कि ये सब पार्टियों की जो रीजनल पार्टी बन गई कांग्रेस अलग होकर, उन सबको वापस शामिल होना चाहिए और राहुल गांधी को नेता स्वीकार करना चाहिए दिल से, पहले से। पूरे मुल्क में ये मैसेज होना चाहिए, अब इंडिया गठबंधन के नेता जो हैं वो राहुल गांधी जी हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर तमाम बड़ी पार्टियां मिलकर राहुल गांधी को अपना नेता चुनती हैं, तो आने वाले वक्त में देश का वोटिंग पैटर्न बदल जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा है कि चाहे ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, सभी को लगता है कि देश को बचाने के लिए उन्हें कांग्रेस के साथ आना चाहिए और वो प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। साफ है, पूरा विपक्ष अब एकजुट हो गया है, जिससे आने वाले वक्त में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है। बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए खेमे में खींचतान जारी है और अब ये टकराव और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी अक्सर विपक्षी दलों पर परिवारवाद करने का आरोप लगाती है। कांग्रेस हो, सपा हो या आरजेडी, किसी भी विपक्षी दल को बीजेपी ने बख्शा नहीं। सभी पर उसने ये आरोप लगाए हैं, लेकिन अब बीजेपी पर ही ये आरोप लग रहे हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि ये आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के ही नेता है। बीजेपी नेता हुकुमदेव नारायण यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। न सिर्फ उन्होंने अपनी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई हैं, बल्कि उन्होंने लालू यादव का समर्थन भी किया है। परिवारवाद को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बीजेपी नेता ने कहा, लालू यादव के परिवार में अगर वंशवाद है, परिवारवाद है, तो उपेंद्र कुशवाहा क्या है, जीतन राम मांझी क्या है, रामविलास के परिवार का क्या है। एक पैमाना रहना चाहिए। यही नहीं, उनसे बीजेपी की वॉशिंग मशीन होने को लेकर सवाल किया गया था। जैसा आप जानते हैं कि बीजेपी को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि वो एक वॉशिंग मशीन है, जहां कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति जाता है तो उस पर लगे सभी आरोप खत्म हो जाते हैं। और अब इस पर बीजेपी के कद्दावर नेता हुकुमदेव नारायण यादव ने बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि डाकू हमारे पक्ष में है तो पवित्र हो गया क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव विधानसभा में चुनकर गए थे। उसके बाद नीतीश सरकार में मंत्री बने थे। उपेंद्र कुशवाहा का बेटा तो चोर दरवाजे से ही मंत्री बन गया। वैसे तो सवाल नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर भी है, वो भी मंत्री बन गए हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत उनकी भी नहीं हुई। ऐसे में हुकुमदेव नारायण यादव के बयान के बाद से बीजेपी समेत पूरा एनडीए बुरी तरह घिर गया।
3 अलग अलग दिन, 3 अलग अलग देश और तीनों में भारतीय नाविक मौजूद। पहले अमेरिकी सेना ने एक टैंकर को निशाना बनाया, फिर दूसरे पर हमला किया और फिर तीसरे जहाज में भी आग लग गई। और ये सब हमले करने के बाद ठीकरा फोड़ दिया ईरान पर। जी हाँ, ट्रंप ने उल्टा ईरान पर ही हमलों के आरोप लगा दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय जहाजों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और ईरान को अपनी हरकतें बदलनी होगी। लेकिन ट्रंप के इस बयान के तुरंत बाद तेहरान से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। जैसे ही ट्रंप ने ईरान पर इल्जाम मढ़े, ईरानी राजनयिक इस्माइल बाघई ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, भारतीय कमर्शियल जहाजों पर अमेरिका के बेरहम हमलों में कम से कम 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। ये हमले अमेरिका की हथियारबंद लूट और सरकारी समुद्री डकैती की जारी नीति का साफ सबूत है। हम मारे गए भारतीय नाविकों के परिवारों और दोस्तों के प्रति शोक जताते हैं और भारत के लोगों और सरकार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अमेरिका के गैर कानूनी व्यवहार के लिए उसे जवाबदेह ठहराना चाहिए, क्योंकि ये व्यवहार वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है और साथ ही समुद्री आवाजाही की आजादी को भी खतरे में डालता है। इसके बाद भारत में ईरान के दूतावास ने भी एक तीखा संदेश साझा किया और लिखा कि हॉर्मुज में एक भारतीय जहाज को लेकर ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। ये लोगों का ध्यान उस क्रूर सच्चाई से हटाने की कोशिश है कि अमेरिका ने 1 हफ्ते से भी कम समय में 3 भारतीय जहाजों पर हमला किया और 3 बेगुनाह भारतीय नाविकों की जान ले ली। ये बहुत शर्मनाक है। बता दें कि घटनाओं की शुरुआत 8 जून को हुई। पलाऊ के झंडे वाले टैंकर MT मैरिविक्स पर अमेरिकी कार्रवाई हुई। जहाज पर 24 भारतीय नाविक सवार थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना था कि जहाज ईरान से जुड़े तेल प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था और चेतावनियों का पालन नहीं कर रहा था। इस घटना में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बचा लिए गए। सबसे दर्दनाक घटना 9 और 10 जून की रात हुई। पलाऊ के झंडे वाले टैंकर MT सेटबेलो पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने हमला कर दिया। अमेरिका का दावा है कि जहाज ईरानी तेल लेकर जा रहा था और अमेरिकी निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था। अमेरिकी सेना ने जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया। इसके बाद जहाज में आग लग गई। जहाज पर 24 भारतीय नाविक मौजूद थे। 21 को बचा लिया गया, लेकिन 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। इसी घटना के बाद कथित रेडियो संदेश सामने आए, जिनमें मदद की गुहार सुनाई देती है। The guy who is asking for the call US Navy, in the behalf of them you can call US Navy, no, because they are busy, they are in a way emergency. Sylvia Bankerbas. रिपोर्ट्स के मुताबिक नाविक लगातार SOS संदेश भेज रहे थे और बता रहे थे कि इंजन रूम पर मिसाइलें दागी गई हैं, जहाज में आग लगी है और पूरा क्रू भारतीय है। आप सुन सकते हैं, इसमें बातचीत भी सुनाई दे रही है। Please relay our message to and ask them what time they will be reaching us. They are underway and they have requested Setabello to take help of the nearby vessels. All the nearby vessels, please engage. वहीं 11 जून को तीसरी घटना सामने आई। गिनी बिसाऊ के झंडे वाला MT जलवीर ओमान तट के पास आग की चपेट में आ गया। जहाज पर करीब 20 भारतीय नाविक मौजूद थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बाद में स्वीकार किया कि जहाज को डिसेबल करने के लिए उसके इंजन रूम को निशाना बनाया गया था। हालांकि इस घटना में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बचा लिए गए थे। इसी घटना से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर यह संदेश सुनाई देता है कि टेल जलवीर पीपल टू बी पेशेंट। Aggression, I have passed your message to, I have passed the Jalveer message to control. They are saying that very soon Royal Navy will be there. Noted, well noted, thank you. They will come, sir, they will come, for sure they will come. Just tell the Jalveer people to be patient, for sure they will come. Well noted, thank you, I'll pass. Jalveer, come in. हाँ कप्तान साहब, ये अभी मैसेज आया पोर्ट कंट्रोल से कि रॉयल नेवी जल्दी आप लोगों के पास पहुंच रहा है रेस्क्यू के लिए, ठीक है। हमले के बाद जहाज से लगातार SOS संदेश भेजे जा रहे थे। इसी दौरान रेडियो संचार में एक आवाज सुनाई देती है, टेल जलवीर पीपल टू बी पेशेंट, यानी जलवीर पर मौजूद नाविकों को संदेश दिया जा रहा था कि वो धैर्य रखें, बचाव की कोशिशें जारी हैं और मदद पहुंचाई जा रही है। Regarding your vessel, so they want to know the current status. Sir, please share the coordinates. जलवीर आप मैसेज दीजिए, मैं बंदे को भेजता हूँ आगे सिनाज पोर्ट कंट्रोल को। In one bay, typing both. Coordinates, my friend. Coordinates. Okay. Sinas Port Control, this is a message from Jalveer that all crew are safe. They are in forecastle and they have a huge fire in the engine room. Okay.
बता दें कि इन हमलों के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात कर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। इस कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने रूबियो से कहा है कि कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने वाली ऐसी घातक कार्रवाई किसी भी तरह से उचित नहीं है। उससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को कहा था कि ओमान के तट के पास एक जहाज पर हुए हमले की निंदा की, जिसमें दुर्भाग्य से हमारे 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। हमने कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए यहां अमेरिकी सीडीए को तलब किया। इस क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं और इस क्षेत्र में चल रहे संघर्ष का सीधा नतीजा है। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर पहले से तनाव बना हुआ है। एक तरफ ट्रंप प्रशासन लगातार ईरान के परमाणु क्षेत्रीय प्रभाव और हॉर्मुज में उसकी भूमिका को लेकर दबाव बना रहा है, तो दूसरी तरफ तेहरान का आरोप है कि पश्चिम एशिया में अस्थिरता की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप और उसकी आक्रामक नीतियां हैं। भारतीय नाविकों की मौत के बाद ये टकराव और ज्यादा गंभीर हो गया। अमेरिका इन घटनाओं के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है, बल्कि ईरान का कहना है कि जिन जहाजों पर भारतीय नागरिक सवार थे उन पर कार्रवाई अमेरिकी सेना ने की और अब अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए आरोप ईरान पर लगाए जा रहे हैं। यही वजह है कि अब दोनों देशों के बीच आरोप और प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो चुका है।